तो वी आर लाइव नाउ और आज का जो ये लाइव क्लास होने वाला है, ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस लाइव क्लास के अंदर हम लोग अपना आज का ये जो सैंपल पेपर है इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस लाइव क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली अपना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 सैंपल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है? 5 सैंपल पेपर्स, ठीक है? और देखिए पूरा डिटेल में नहीं हम करेंगे, इसमें से जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट लगेगा पांचों सैंपल में पेपर में से, यहाँ ये हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, इन सब के साथ हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और लाइव एंड होने से पहले पहले हमारा एक लाइक का टारगेट है, उसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। वो है हमारा 207 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 207 लाइक्स का हमारा टारगेट है लाइव क्लास एंड होने से पहले पहले। और ओवरऑल इस वीडियो पर लाइक का टारगेट देखें तो वो है 700 लाइक्स का। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसे हिंदी में आप खंड ए भी कहते हैं। यहाँ पर हम पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। कि स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम था? ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो कि बहुत ही फेमस इंसान रहे हैं अतीत में, ठीक है, जो अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ की नीति के लिए काफ़ी लड़ा, इन्होंने संघर्ष किया और अंततः इन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसी नेल्सन मंडेला जी को लेकर के स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला जी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम बताना है। तो देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कह लीजिए या स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर के जो दोनों दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी एज एन आइडल ऑफ फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द लॉन्ग जर्नी टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चैट सेक्शन में बताते भी रहिए कि किसका क्या करेक्ट आंसर होगा, है ना, जिससे कि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ आपको भी यहाँ पर पता है, आपकी भी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रखी है। ओके सर, यस सर। पीकू, इमेजिनेशन स्टोरी ऑफ नेहा। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्यों को चुना जाता था? ठीक है, सॉरी, चुना जाना था आपका। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार अगर मैं बात करूं संविधान सभा में कितने को चुना जाना था, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 389। कितनों को चुना जाना था बच्चों? 389 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन 1946 हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वेयर टू बी इलेक्टेड। तो वो हो जाएगा आपका 389। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि थ्योरी शब्द का उद्भव थ्योरिया शब्द से हुआ, यह किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है बच्चों आपका यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? यूनानी भाषा का शब्द है बच्चों। क्लियर है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द वर्ड थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड थ्योरिया, विच लैंग्वेज वर्ड इज इट। तो ये आपका यहाँ पर जो यूनानी भाषा है बच्चों आपका, तो यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है, इसका ये है। ठीक है बच्चों, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। स्थानीय शासन का क्या लाभ हुआ है? स्थानीय शासन का मतलब होता है बच्चों लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, या लोकल गवर्नेंस। तो यहाँ पर स्थानीय शासन के हमें भिन्न भिन्न लाभ देखने को मिले हैं। जैसे सरकार का कार्यभार कम हुआ, जाहिर सी बात है, जब लोकल लेवल पर यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें सेटल कर लेती हैं, तो जो यहाँ पर आपका स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बर्डन कम आता है। तो ये पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। ठीक है, रीजनल लेवल पर देखेंगे तो जो आपसी संबंध है यानी कॉपरेशन है, उसमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च व कम समय में होता है। ठीक है, स्थानीय जो समस्याएं होती है उनका समाधान यहाँ पर कम खर्च में हो जाता है, कम समय में हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले यही इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस। तो आपका हो जाएगा गवर्नमेंट्स
वर्कलोड रिड्यूस हुआ है इससे, ठीक है, और म्यूचुअल रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव हुए हैं एट लोकल लेवल। लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एट लो कॉस्ट एंड इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो इनकी समस्याएं जो है वो कम समय में सॉल्व की जाती है और शॉर्ट टाइम में, तो इस तरह से तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए रिवीजन कर रहे हैं हम लोग अपना बहुत अच्छी तरीके से, और चैट सेक्शन में आप जो है आंसर लिखते चलिए जिससे कि आपका भी रिवीजन होता चले, क्योंकि जब आप चैट सेक्शन में कोई चीज़ लिख करके बताते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह से देखिए चीज़ें चलती हैं बच्चों। एक होता था पहले के ज़माने में जब आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते थे, अब ज़माना कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, 2025 आ चुका है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और ये ज़माना मैं बात कर रहा हूँ 1990s की, ठीक है, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे एकदम सिर्फ कॉपी पे प्रैक्टिस होती थी, और आज के टाइम पे ज़माना बदल चुका है, आज के टाइम पे कॉपी भी अवेलेबल है, स्मार्टफ़ोन भी अवेलेबल है, ठीक है? तो आप कॉपी पे तो प्रैक्टिस करते ही करते हैं, साथ-साथ स्मार्टफ़ोन पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो जो आप स्मार्टफ़ोन पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस स्मार्टफ़ोन का फ़ायदा उठाइए और स्मार्ट बनिए, जिससे कि जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, जितना आपको पता है उतना फटाफट टाइप करके यहाँ पर बताइए। जैसे आप टाइप करते हैं, तो टाइप करने के लिए आपको अपना जो माइंड है वो लगाना पड़ता है, जो आपका दिमाग है वो लगाना पड़ता है। जब आपका दिमाग लिखने के लिए लगाया जाता है, बेशक आप वहाँ पर टाइप कर रहे हैं डिजिटली, तो आपका दिमाग तो लग रहा है ना, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगा बच्चों, ठीक है? और एक होता है खाली वीडियो देख लेना, वीडियो देखने से सिर्फ ये रहता है कि एक चीज़ चल रही होती है और उसको आप देख लेते हैं, और कहीं न कहीं वो ज़्यादा बेटर है कि आप आंसर्स को यहाँ पर चैट सेक्शन में लिख करके बताएँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है बच्चों? गुड मॉर्निंग सर जी, संगीता। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए परफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके। यही क्वेश्चन, अच्छा ये पांचवा क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है बच्चों? तो पांचवें क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बारी। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर चार कथन, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता, लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता की अवस्था तथा निर्णय लेने की शक्ति, ये यहाँ पर बात बता रहा है। दूसरा है लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बच्चों, ये पांचवें में कि स्वराज का अर्थ है स्व का शासन अथवा स्व के ऊपर शासन, यानी खुद के ऊपर शासन। अगला सलमान रुश्दी की पुस्तक द जो सो कि सैटानिक वर्सेस, ये हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों ही बातें सही कही जा रही हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। ये अभिकथन और कारण यानी कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अभिकथन के अंदर कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है जी, ये बात यहाँ पर हम मान लेते हैं। और कारण कह रहा है कि राज्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को जैसे कि विनियमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंकू, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर ना हम अगला प्रश्न देखने से पहले मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बारी मैं मैप पे चलता हूँ, सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैप और कार्टून थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इधर। जैसे ये मैप वाला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन करेंगे फटाफट हम अपने मैप को। तो मैप में यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य, ठीक है। अब वो कौन सा है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर चार इस तरह से दे रखे हैं, और यहाँ पर उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य हो जाएगा यूपी। अब यूपी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बी वाला है बच्चों, यूपी आपका यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका द्विसदनीय विधायी वाला राज्य है। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, संबंधित अक्षर बी और राज्य का नाम है हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मैप वाला
कि दक्षिणी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो दक्षिणी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य कौन सा है? वो है बच्चों महाराष्ट्र आपका। ये जो सी से लोकेट कर रखा है ना, ये हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, महाराष्ट्र का मैप ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र है उसका मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संबंधित अक्षर सी और राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, तो ये मिजोरम हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, जो कि इधर साइड पड़ता है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका मिजोरम पड़ जाता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसको कैसे फिल करना है आपको, तो हमारा संबंधित अक्षर हो जाएगा डी और राज्य का नाम हो जाएगा मिजोरम बच्चों। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, तो पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये वाला कौन सा राज्य है? कौन सा बच्चा बताएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताइए, यहाँ जो ये ए से लोकेट किया गया है, यह कौन सा राज्य है बच्चों? है कोई नौजवान जो बता सके? ए से जो लोकेट किया गया है, देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है। चलिए चलिए, परफेक्ट। यहाँ पर जो राज्य दिखाया गया है, ये कौन सा राज्य है बच्चों? हाँ, बेबी क्वीन गुजरात, पिंकू गुजरात। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये गुजरात है बच्चों। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? ये गुजरात हो जाएगा। तो संबंधित अक्षर हमारा क्या होगा यहाँ पर? वो होगा ए और राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। तो ये मैप का प्रैक्टिस हो गया हमारा, और एक बारी हम कार्टून भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले मैं मैप के क्वेश्चंस को इंग्लिश में दिखा देता हूँ और आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनकी भी यहाँ पर तैयारी हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप है हमारा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हमने हिंदी में देखे वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैप की बात करें तो ये रहा मैप हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने कार्टून के अंदर। ये वाला कार्टून देखिए बच्चों। यहाँ पर कार्टून जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे आप बताइए कि ये जो बीच में खड़े हुए व्यक्ति है ये कौन है? कोई ऐसा नौजवान है जो सबसे पहले मुझे बताएगा कि ये बीच में खड़े हुए व्यक्ति कौन है? देखें जरा कौन बच्चा यहाँ पर बता पाता है कि ये बीच में खड़े हुए व्यक्ति आप आखिर है तो है कौन? अब है, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए परफेक्ट। 21 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 13। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। ये जो 13 लाइक है इसको एटलीस्ट अभी के लिए 21 तो लेकर के जाइए। और ये लाइव स्ट्रीम एंड होने से पहले 207 लाइक्स का हमारा टारगेट है, इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। 207 लाइक्स का। और वैसे तो 700 लाइक्स का टारगेट है हमारा कंप्लीट करवाने का। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अभी 207 लाइक्स तो आप कंप्लीट करवा ही दीजिएगा लाइव एंड होने से पहले। तो देखते हैं बच्चों के यहाँ पर जवाब आगे होंगे। तो हमारा पहला जवाब आया है बेबी क्वीन का। वेरी गुड बच्चे। फिर आया है अनीशा चौहान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पिंकू जवाहरलाल नेहरू एंड इमेजिनेशन स्टोरी ऑफ स्नेहा बोलती हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सभी को एडवांस में मेरी तरफ से भी। ठीक है, नेहरू जी है, बिल्कुल बिल्कुल, सब ने सही जवाब दिया। तो यहाँ बीच में जो खड़े व्यक्ति है ये कौन है? ये नेहरू जी है। ठीक है, और नेहरू जी अगर देखेंगे तो दोनों तरफ जो है, इनके दोनों तरफ कुछ लोग हैं जो कि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए इस तरह से दिख रहे हैं आपको। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये भी कुछ कुछ चिल्ला रहे हैं, ये अपना इधर गाना उधर बजा रहे हैं, गिटार उटार बजा रहे हैं इस तरह से, है ना, ये आदमी जो है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये वंदे मातरम, और इधर साइड लिखा हुआ है जन गण मन। ठीक है, इस तरह से करके। और यहाँ पर ये बांसुरी वगैरह या गिटार जो भी होता है ये बजा रहे हैं, और ये ऐसे ही वंदे मातरम ये अपने मान से यहाँ पर इस तरह से गाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस कार्टून के अंदर। क्लियर है बच्चों? और नेहरू जी के जो अगर आप चेहरे देखेंगे तो दोनों साइड है, इधर साइड भी दिख रहा है और इधर साइड से भी दिख रहा है, यानी कि दो चेहरे वाले इंसान यहाँ पर है, ये दिख रहे हैं इस कार्टून के अंदर बच्चों। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है इस कार्टून के लेकर के बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? तो ये नेहरू जी है, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलिए, बाएं और बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? तो पश्चिमी विचारधारा है। क्या है बच्चों?
पश्चिमी विचारधारा। इधर साइड आप देखेंगे तो वेस्टर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कपड़ों से जज कर लीजिए, इनका कपड़ा देखेंगे तो ये टाई वाई कोट वोट पहन रखे हैं, जूता वूता पहन रखे हैं। और इधर साइड में देखेंगे तो अपना मस्त भारतीय जैसे हम लोग रहते हैं, अपना मस्त ये धोती कुर्ता वगैरह पहन के एकदम बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दाहिने हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? ठीक है, तो वो स्वदेशी भारतीय विचारधारा के लोग हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 18 लाइक्स हो चुके हैं। लाइक की संख्या बढ़ाइए। लेफ्ट साइड इंडियन लोग और राइट साइड में अदर लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अनीशा चौहान, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में ना, चैट सेक्शन में बताते भी रह सकते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस होता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? ठीक है, ये जो दो विचारधाराएं हैं, अब नेहरू जी के सामने ये दो विचारधाराएं आ गई थी, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? ठीक है, तो ध्यान से समझिए। संविधान राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। देश में इतने सारे मतभेद और विविधताओं के बावजूद सभी वर्गों विचारधाराओं को उनकी गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही हैं बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे चलें, मैं एक बारी इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा दूँ फटाफट से इस चीज़ को। ये रहा कार्टून, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके आधार पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हु इज़ द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कल्चरल आइडियोलॉजी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द लेफ्ट? तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के, जो इस साइड लेफ्ट साइड में बैठे हुए ना इस साइड में, तो वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कल्चरल आइडियोलॉजी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड? तो वो नेटिव इंडियन आइडियोलॉजी के लोग हैं। कैसे हैं? नेटिव इंडियन आइडियोलॉजी के लोग हैं वो लोग। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिसाइडेड टू बैलेंस दीज टू आइडियोलॉजीज? तो इस तरह से कैसे क्या डिसाइड किया गया कि इनको यहाँ पर बैलेंस करना है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टन प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सेक्शंस एंड कल्चरल्स ऑफ द नेशन डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज इन द country, all sections ideology are treated with respect with their dignity। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर लाइक की संख्या हो गई है 20, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए इसको। एटलीस्ट तो यहाँ पर 207 लाइक्स कंप्लीट करवाई दीजिए, जो हमारा इस लाइव स्ट्रीम का लाइक का टारगेट है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और हम ना एक काम करते हैं, मिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जहाँ पे होना होगा वहाँ एमसीक्यू करेंगे, जहाँ पर हमें लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है वहाँ लॉन्ग भी कर लेंगे। आगे चलते हैं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता जाएगा ना वो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। हाँ, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि रैदर हम पूरा पेपर करें उससे अच्छा हम जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, हानि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। हानि के सिद्धांत के संदर्भ में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इस तरह से है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श को हानि का सिद्धांत कहा। ठीक है, तो हानि का सिद्धांत किसने दिया? कौन सा बच्चा बताएगा? यहीं पर आंसर मिल चुका है वैसे हमें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। 17 बच्चे वॉचिंग पर है और मुझे बताइए एक बारी, ये सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर देख करके बताइए, बट एक बार टाइप करके बताइए ताकि आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके कि हाँ भैया इस तरह से यहाँ पर ये सिद्धांत कुछ दिया गया था। देखते हैं। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आई एम वेटिंग, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। 19 बच्चे वॉचिंग पर है। जो भी बच्चे सबसे पहले बताएगा उसके लिए मैं क्लैप करूँगा। हानि का सिद्धांत बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, याद रखिएगा हानि के सिद्धांत को, क्योंकि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो आज आपका एग्जाम होने वाला है और जो कल आपका एग्जाम होने वाला है। जॉन मिल, तनिष, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। और कोई नौजवान है जो बता सके? है कोई नौजवान? देखें जरा। जॉन स्टुअर्ट मिल, वेरी गुड। पिंकू, पिंकू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, देख रहा हूँ पिंकू बहुत ज़्यादा, मतलब ना वो आई थिंक ये लड़की हैं, तो मतलब ये पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा रुचि रख रही हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, वेरी गुड। एक अनीशा चौहान है, ये भी बहुत ज़्यादा सही है ये बच्ची। ठीक है, एंड आप देख रहे हैं संगीता भी है, अच्छी है। ठीक है,
इमेजिनेशन स्टोरी ऑफ नेहा जो है ये भी काफ़ी अच्छी है पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो हानि के सिद्धांत के संदर्भ में समझिए कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। कि कोई भी कार्य करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें अगर हम व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये मतलब कि अड़ंगा डाल रहे हैं या सामूहिक रूप से अड़ंगा डाल रहे हैं ग्रुप बना करके, तो इसका इकलौता लक्ष्य यही है कि यहाँ पर आत्मरक्षा की जाए, ठीक है। किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी के अन्य को हानि से बचाना होता है। यानी कि कोई भी मेंबर ले लीजिए, उसके इच्छा के बिना शक्ति को औचित्यपूर्ण तरीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कि भैया यहाँ पर उसकी सेफ्टी वगैरह के लिए करना है, तो ये हानि से बचाना हो सकता है, ठीक है। जेएस मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेले प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया है। ये कहते हैं कि हानि का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति के हस्तक्षेप के लिए, ठीक है, हानि का जो सिद्धांत है उसमें बताया इन्होंने कि व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेले प्रभावी कारक के रूप में ये स्वीकार है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उसी की सुरक्षा की बात हो रही है। अंतर स्पष्ट है कि जैसे कि स्वसंबद्ध कार्य जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा परसंबंध कार्यकर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़े, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। और बाकी कुछ यहाँ पर दिया गया, जैसे अब एक एग्जांपल समझिए आप कि ये हानि के सिद्धांत को आप और रिलेटिवली अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है कि किसी बहुमंजिले घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को संगीत तेज आवाज़ में सुनना पसंद है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी होती है। तो इसी स्थिति में लोगों का एक छोटा सा समूह इसे हल कर सकता है, इसके लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लोगों का एक छोटा सा ग्रुप इस चीज़ को हल कर सकता है, यहाँ पर हमें प्रशासन की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि नहीं बच्चों? तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यही आपको मैं एक बार इंग्लिश मीडियम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, एक्सप्लेन द लॉस थ्योरी एंड इट्स एक्सटेंशंस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान संशोधन के तरीकों का वर्णन कीजिए। भारत के संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में। चलिए, परफेक्ट। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इस तरह से संशोधन यहाँ पर किया जाता है संविधान के अंदर, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। ओके, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए, एकदम ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हम ना अभी एक काम करते हैं, मैप नैप डिस्कस करते हैं। आप एग्री करिएगा, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? ध्यान से मुझे रिप्लाई दीजिएगा इसका। हम यहाँ पर 10 मैप की प्रैक्टिस करें अभी। कितने मैप्स की? 10 मैप की, जिसमें से एक ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो 9 मैप की प्रैक्टिस और करें, ठीक है? और उसके साथ-साथ कार्टून की भी प्रैक्टिस करें। एंड या फिर हम सिर्फ अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चले, इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखें। तो आप मुझे बताइए, मैप प्लस में कार्टून या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक बताइए। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। या तो मैप कार्टून कर लेते हैं रिविजन, या फिर खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो सैम्पल पेपर में हमारे दिए गए हैं 5 सैम्पल पेपर के अंदर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप डिमांड करेंगे उसी हिसाब से हम करेंगे बच्चों। बताइए आप। चलिए, परफेक्ट। देखें ज़रा आपकी डिमांड क्या आती है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। आप मुझे बताइए कि खाली मैप कार्टून साथ में करें, या फिर हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखें अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर प्लीज़। ओके सर, कार्टून और मैप दोनों बता दो। 10-10 बताऊंगा बच्चों में, लगभग लगभग 10-10 के आसपास बताऊंगा, कार्टून और मैप बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संगीता, ठीक है। क्वेश्चन भी तो करवाऊंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैप कार्टून करवाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहले क्या करें हम लोग, ठीक है।
क्योंकि देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन का तो एक और सीरीज लूंगा ही, अभी इस लाइव के बाद भी एक लाइव लूंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और मैप वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैप वगैरह के फ्री के नंबर होते हैं, समझ रहे हैं, फ्री के नंबर होते हैं बिल्कुल। मैप थोड़ा समझ के जाने की जरूरत है, और लास्ट टाइम पे जो हम रिवीजन करके जाते हैं उसमें से आ जाता है बच्चों, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है आने की। तो जैसा आप बोलेंगे उसी हिसाब से कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो, चलिए ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं, है ना। मैप सर जी प्लीज़, चलो चलो ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं बच्चों। मैप वगैरह हम करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए आगे चलते हैं, और हम लोग आ गए हैं अपने अगले एमसीक्यू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा हो गया। हाँ, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, या था। तो आप मुझे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, मैं आपको सीधा आंसर्स बताते हुए चल रहा हूँ अब। तो ये जम्मू कश्मीर से था, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो फ्रॉम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब और किस समिति ने उठाई। तो अधिकारों की जो घोषणा पत्र की मांग थी बच्चों, वो हमारी यहाँ पर उठाई गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो उठाई गई थी यहाँ पर 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। किसके द्वारा उठाई गई थी यहाँ पर? 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। क्लियर है बच्चों? चलिए, और यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन एंड विच कमिटी रेज द डिमांड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी इन 1928, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास होती है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु हैज़ द पावर टू रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। तो ये जो पावर होती है बच्चों, ये होती है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास होती है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है अंतर्राज्यीय समस्याओं को सुलझाने वाली प्रॉब्लम कि ये जो अथॉरिटी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ओके, मैप भी करवाएंगे बच्चों, मैप और कार्टून भी करवा दूंगा, डोंट वरी। अगला है, न्याय की परिभाषा क्या है। तो देखिए, न्याय की ऐसी कोई परिभाषा तो फिक्स होती नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, जिसमें से प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ होता था। न्याय का संबंध हमारे सार्वजनिक जीवन के नियमों से होता है, ठीक है। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे, ठीक है। जैसा आप बोते हैं वैसे ही आप काटेंगे, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, यही मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए सर, लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है जी, लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं। डिमांड आपकी, सप्लाई हमारा, यानी कि जैसे आप डिमांड करेंगे वैसे हम यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आया ही हूँ आपको 5 पेपर के आसपास पूरा रिवीजन करवाने के लिए। तो आप बोलेंगे वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है। ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और एक बार इंग्लिश मीडियम वाला भी यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 27 से। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, डिस्क्राइब द जूरिडिक्शन जो सो कि ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार होते हैं, जो कि इसे काफ़ी मजबूत करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अधिकार होते हैं, सोचिए सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऐसे ही नहीं वो सर्वोच्च न्यायालय बन जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे अधिकार यहाँ पर होते हैं। आगे देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकारों की बात करें तो कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिसका डायरेक्ट यहाँ पर हियरिंग जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, ठीक है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती। केंद्र और राज्य व्यवस्था पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कौन ठीक कर सकता है उसको? वो यहाँ पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम प्रोग्रेस वगैरह नहीं होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट किसको फटकार लगाते थे? दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाते थे कि ये चीज़ क्या हो रहा है, प्रोग्रेस वगैरह ना के बराबर क्यों दिख रही है। तो इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। अगला रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। अच्छा, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है इसको समझिए।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने विशेष आदेश रीट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है। इन रीटों के माध्यम से न्यायालय जो है वो कार्यपालिका को कुछ करने या फिर ना करने का आदेश दे सकती है कि भैया ये कुछ मेरे स्पेशल ऑर्डर्स है रीट के रूप में जो आपको मानने होंगे करके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है बच्चों। बाकी अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ कुछ और चीज़ें दी गई है, जैसे अपीली क्षेत्र अधिकार क्या होता है। वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, और देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, इतनी मॉर्निंग में क्लास लेने का एक ही हमारा रीज़न रहता है कि लास्ट टाइम जो हम करवाते हैं उसी में से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो बच्चे मॉर्निंग की क्लास लेकर के जाते हैं, बढ़िया ढंग से हर एक क्वेश्चन को देख करके जाते हैं, वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और इस तरह से फिजिकल का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा, जो मॉर्निंग में हमने क्लास ली थी, मॉर्निंग में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कई सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए थे सेम टू सेम, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखते हुए चलिए उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं एज ए रिविजन के तौर पर, कि भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य मतलब कि देश की बात कर रहा है। इसके कोई 6 विशेषताएँ लिखिए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो वह राज्य जहाँ सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को आधिकारिक कानूनी मान्यता न दी गई हो, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। ठीक है, यानी राज्य का मतलब देश है। सर्वधर्म जैसे कि समभाव की अवधारणा को महत्व देना। यहाँ पर सभी धर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ की मान्यता को ऊपर जोर दिया जाता है सेकुलरिज़्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बाकी इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं और आगे हम चलते हैं। हम ना अपने पेपर नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम रिवीजन करते हुए चलेंगे और बिल्कुल तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बच्चों आज। पूरा तैयारी करके ही जाना है हमें। पेपर नंबर 4 पे आ गए हैं और हम ना 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं एक बारी। इंग्लिश मीडियम में भी निकाल लेता हूँ बच्चों आपके लिए मैं। जस्ट अ सेकंड। ओके। इंग्लिश मीडियम में पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ गया, ये रहा। और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें। तो ये रहा, हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। 2-2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक डिस्कस कर लिया हमने। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस हम लोग करते हैं बच्चों। जैसे नागरिकता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए कि ये क्या होता है जी। तो नागरिकता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, पहले इसके अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 19 नागरिकता को भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ बनाने और सभा करने का, भारत के किसी भी भाग में भ्रमण तथा बसने व्यवसाय करने स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें होती है। यानी आर्टिकल 19 कहता है कि नागरिक जो है वो भाषण दे सकता है, कोई भी स्पीच दे सकता है जो कि कुछ अब्यूजिंग या कुछ इस तरह से गलत ना हो, है ना? उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है वो। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सभा करने की है, भारत के किसी भी भाग में जाकर के वो भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, बसने का स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर के बस सकता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 19 के अंदर। सटीक परिभाषा की बात करें तो इस तरह के उपयोग करें जिससे किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुँचे और कानून व्यवस्था को ठेस ना पहुँचाए। ये नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी बच्चों, कि जो आपको आज़ादी मिली हुई है ना, उसका ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपको तो बेनिफिट करे वो, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए मिला हुआ है वो, लेकिन दूसरे किसी को नुकसान ना करे वो चीज़। समझ रहे हैं आप? अगला, संविधान द्वारा शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सभी सभा और सम्मेलन के करने की स्वतंत्रता है। ठीक है? संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता दी है कि हम यहाँ पर हिंसा ना करें। बिना हिंसा के यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें करें और तब हम यहाँ पर कोई दिक्कत, हमें समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? चलिए, परफेक्ट। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, अब हम लोग ना एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। 5-6 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखता हूँ मैं आपका यहाँ पर कितना नॉलेज है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों। दे देंगे जवाब? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, और एक बार मैं इंग्लिश में भी निकाल लेता हूँ। हाँ,
1989, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपके सामने प्रश्न रहा और मुझे आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। कौन सा बच्चा बताएगा कि 1989 में पीके जो सो कि पीके जो थुंगन जो है समिति ने निम्नलिखित में से किसे असंवैधानिक जो है एक सेकंड, असंवैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। ठीक है, तो इन्होंने किसको संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा यहाँ पर दर्जा मिल जाना चाहिए उसकी वो दी, सिफारिश दी। तो कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, देखें जरा, देखें जरा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और कोई नौजवान? और देखिए 34 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल 31। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखता हूँ आप में से कितने बच्चे जवाब देते हैं। सर सी होगा। हाँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों स्थानीय शासन। ठीक है, तो 1989 में पीके थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो वो की थी बच्चों स्थानीय शासन को। स्थानीय शासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए, वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आज ही मैंने आपको करवाया भी है बच्चों। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? है कोई नौजवान जो बता सके? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, ये हुई है आपके यहाँ पर यूनानी भाषा से। ठीक है, कौन सी भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड जस्टिस ओरिजिनेटेड या ओरिजिनेट, तो आपका यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक ये वाला डिस्कस करेंगे, 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों। देखिए मैं मिक्स लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। 7वां देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है हमें। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिलान करके बता देते हैं इसको। पहला है यहाँ पर ब्रिटेन का संविधान। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान से, तो हमने क्या लिया है? कानून का शासन। ठीक है, किस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी, क्या होगा नहीं होगा, तो ये हमने ब्रिटेन के शासन से मोस्टली लिया है। अगला है कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, फिर है आयरलैंड का सिद्धांत। तो आयरलैंड के सिद्धांत से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। और अमेरिका का सिद्धांत, वहां से हमने लिया है मूल अधिकार। तो इस हिसाब से आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? और लाइक की संख्या 33 हो चुके हैं, लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए बच्चों। 207 लाइक्स, जी हाँ बच्चों, 207 लाइक्स का टारगेट है। लाइव एंड होने से पहले 207 लाइक्स कंप्लीट जरूर करवा दीजिएगा, इससे हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम इस तरह से रहेगा और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ, मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, इनमें से क्या जो है वो मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है बच्चों? तो मौलिक अधिकारों की जो विशेषता नहीं है वो आप लिख सकते हैं उल्लंघन होने पर न्यायपालिका नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट करेक्टराइज बाय फंडामेंटल राइट, तो आपका यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं चुनाव आयोग नहीं करता है? तो कोई बच्चा बताएगा मुझे इनमें से कौन सा काम जो है वो चुनाव आयोग नहीं करता है कोई नौजवान? देखें जरा।
चुनाव आयोग नहीं करता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सर, यहाँ पर डी होगा। अच्छा, और कोई नौजवान? सर बी होगा, वेरी गुड। बी किसने बताया है? अभय। और कौन है? अभय नहीं बताया, मोस्टली बी। लीलू बदमाश, वाह, लीलू बदमाश क्या नाम है। बेटा बदमाशी मत किया करो, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हो, आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। सर ये होगा। देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण, ठीक है। ये चुनाव आयोग नहीं करता है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम ना थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैप डिस्कस करते हैं बच्चों। इसी में से हम अब मैप फिर से आ जाते हैं, मिक्स लेके चल रहे हैं बच्चों। तो मैप पे आ जाते हैं और यहाँ पे कार्टून भी देखेंगे। 26वां क्वेश्चन ये रहा हमारा, और जस्ट अ सेकेंड, ये रहा कार्टून और ये रहा मैप वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैप वाले क्वेश्चंस के अंदर हमसे क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, ठीक है, तो वो राज्य है आपका गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात यहाँ पर रहेगा बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये जो डी से लोकेट किया गया है, किससे लोकेट किया गया है? डी से जो ये लोकेट किया गया है, ये कौन सा राज्य है? इस राज्य के बारे में अधिक चर्चाएं नहीं होती हैं, न्यूज़ मीडिया में आप देखेंगे तो उतनी चर्चा बहस इस राज्य पर नहीं होती है। तो ये जो डी से लोकेट किया गया है, यह है कौन सा राज्य? कौन सा बच्चा बता सकता है? चलिए परफेक्ट, बताइए बताइए, आई एम वेटिंग, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन सा राज्य है ये? देखता हूँ मैं कौन बच्चा बता पाता है। रोशनी, वाओ, रोशनी के लिए जोरदार तालियां। सभी बच्चे एक बार क्लैप करेंगे रोशनी के लिए, जोरदार तालियां। फोन साइड में रख के एक बार क्लैप करेंगे सारे बच्चे और बोलेंगे कि सर मैंने क्लैप किया रोशनी के लिए। वेरी गुड, सबसे पहली बच्ची जिसने बताया ओडिशा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखावे देता हूँ, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मिस टाइप है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ तक है ये आपका ओडिशा, हाँ ये रहा थर्ड, ठीक है ये रहा। ओके, तो ये रहा आपका ओडिशा हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य है, ठीक है, इस तरह से, तो ओडिशा हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, अगला यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं इस तरह से कि दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि आपका ये रहा आंध्र प्रदेश बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र बच्चों, ये कहाँ पड़ जाता है? ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। 37 बच्चे वॉचिंग पर, 37 लाइक है, क्या बात है, को क्या बात है। ओडिशा, हाँ, तो सभी बच्चों ने क्लैप भी कर दिया है, रोशनी के लिए क्लैप, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चा सबसे पहले बोलेगा यानी जवाब देगा उसके लिए मैं क्लैप करवाऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये रहा क्वेश्चन हमारे, और आंसर इस तरह से रहेगा आपका। आगे चलते हैं हम ना, कार्टून देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये वाला कार्टून देखिए एक बार थोड़ा सा, ओके, तो यहाँ पर कार्टून में क्या दिखाया गया है? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे इस कार्टून के अंदर दिखाया क्या गया है कोई नौजवान जो बता सके? जो भी बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके लिए मैं तो क्लैप करूंगा ही करूंगा, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, और बच्चों से भी क्लैप करवाऊंगा, ताली बजवाऊंगा कि हाँ वेरी गुड, बच्चे ने बिल्कुल सही यहाँ बताया है ना। तो आप मुझे बताएंगे एक बार इस कार्टून के अंदर क्या दिखाया गया है कोई नौजवान जो बता सके? देखें जरा कौन सा बच्चा बताता है। संसद, ओके ओके, और कार्टून का ओवरऑल मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? ये जो कार्टून है ये ओवरऑल क्या दिखाना चाह रहा है? देखें देखें सर, संसद, आ, ये है पत्याधोई तो बाजार दे रहे हैं, बाजार रहे हैं। अच्छा, और कोई नौजवान? संसद दिखा रहा है। चलिए, सबसे पहला लीलू का आया था यहाँ पर, बाकी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
चलिए चलिए, जस्टिस, ओके। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं इस कार्टून के बारे में कि उपरोक्त कार्टून में मंच के सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, तो वित्त मंत्रालय है। और कार्टून में क्या दिखाया गया, हमारा संसद दिखाया गया। तो सबसे पहले लीलू ने बताया, तो लीलू के लिए क्लैप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसे आपको एक हिंट तो मिल ही गया था, जाहिर सी बात है, संसद ये रहा हमारा, ठीक है, और वो तो दिखाया ही गया होगा। और डिमांड करके ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हाँ ये सभी आ रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं संसद के अंदर, जिसको देख के चौंक जा रहे हैं कि अरे भैया यहाँ पर ये डिमांड पूरा करेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा एकदम, समझ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे आगे ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये कौन है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप बता ही सकते हैं, जहाँ तक है मुझे लगता है हर बच्चा इसका जवाब दे सकता है। और जो बच्चा बताएगा उसके लिए मैं खुद अभी ताली बजाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जो व्यक्ति है सबसे आगे, ये कौन लग रहे हैं आपको? हाँ सर, 207 हो जाएगा लाइक, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि 207 लाइक हो जाएगा। तो ठोको लाइक। चलिए, वेरी गुड। नेहरू जी है सबसे पहला जवाब। यहाँ पर अंजू साहू, अंजू साहू के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी बच्चे चैट सेक्शन में अंजू साहू के लिए फायर वाला और हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर नेहरू जी है, सीधा सीधा ये टोपी से और वेशभूषा से ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। खैर, अब कार्टून के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। उपरोक्त कार्टून में मंच के सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, तो वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं ये। ठीक है, कार्टून में ये मंत्री यहाँ खड़े है, और ये मंत्री इतने विनम्र क्यों दिख रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें अपने वित्त मंत्रालयों के लिए पैसा जुटाना है। क्योंकि मंत्रियों को पैसा संसद की मंजूरी के बाद ही मिलता है। जब संसद अप्रूव करती है तभी पैसा मिलता है, इसलिए वो इतना पोलाइटली यहाँ पर खड़े हैं कि अरे भैया पैसा दे दीजिए भैया, है ना। जोक से पार्ट। चलिए अगला है, कार्टून में संसद की कौन सी शक्तियाँ दिखाई गई हैं। तो कार्टून के अंदर जो संसद की शक्तियाँ दिखाई गई हैं वो है बच्चों आपका धन के उपयोग को नियंत्रित करने की संसद की शक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, कि जो पैसे का इस्तेमाल होगा उसके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, संसद का होगा एक तरह से, वो पूरा कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट, संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न पूछकर वित्त पर नियंत्रण द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल लाया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, 40 लाइक्स हो चुके हैं और 30 बच्चे वॉचिंग पर है। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाता है कार्टून। और अब हम लोग थोड़ा सा एक बार इसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंग्लिश वर्जन में कुछ इस तरह से रहेगा। एंड एक पैसेज ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है, एक पैसेज को हम लोग ट्राई करते हैं। और यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रिकी करूंगा आपके साथ। पैसेज पर बस एक नज़र मरवाऊंगा आपसे कि एक नज़र मारी हो पैसेज पे और सीधा मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पे ले आऊँगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा पैसेज इंग्लिश मीडियम में। वैसे इसके आंसर्स बोल्ड ही है, नहीं तो फिर मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, हम पैसेज को ही देख लेते हैं क्योंकि आंसर्स तो बोल्ड है हमारे, तो इसलिए आप वहाँ पे आपको हिंट तो मिल ही जाएगा, आप सीधा आंसर कर पाएंगे। खैर, पैसेज में देखिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। तो इस तरह से करके राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत को आंकने का प्रशिक्षण मतलब राजनीतिक सिद्धांत किसको आंकने का प्रशिक्षण देता है, तो वो सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देता है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले मूल्य कौन से हैं? ठीक है, तो इसको मूल्य है हमारे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। नेक्स्ट, नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देना किसका उद्देश्य है? तो ये राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि मौजूद परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन किन राजनीतिक जो सी घटनाओं राजनीतिज्ञों को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, तो केंद्र में रखा जाता है बच्चों आपका अतीत और वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को। ठीक है, इंग्लिश वर्जन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश वर्जन आप इसका देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और लाइक का टारगेट है 207 लाइक्स का। लाइव एंड होने से पहले करवा दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन यहाँ पर बना रहे आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम ना एक दो कार्टून और मैप फिर करें, या फिर आपका एक दो क्वेश्चन करें, देखता हूँ मैं। अगर आगे क्वेश्चन मिल गया मुझे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन करवा दूंगा। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके कोई 6 विशेषताएं लिखिए। मैंने कई बार ये आपको करवा रखा है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, देखते हैं कुछ और चीज़ें जो हमें मिल जाए। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण लिखिए। ठीक है, तो एकहरी नागरिकता हमें देता है। भारतीय संविधान हमें क्या ऑफर करता है? एकहरी नागरिकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिया का भी सिटीजनशिप ले ले और जा करके अमेरिका का भी सिटीजनशिप ले करके बैठ जाए। आपको एकहरी नागरिकता यहाँ पे मिलेगी, यानी कि एक साइड का ही सिटीजनशिप आपको मिलेगा बच्चों। अगला है शक्ति विभाजन में संघीय केंद्र पक्ष की तरह अधिक शक्ति का झुकाव होना। ठीक है, यानी कि ये देखने को मिला है संविधान में एकात्मक लक्षण के अंदर कि शक्ति जो है ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसको पूरे देश को देखना है। इसको देखना है बच्चों, पूरे देश की बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर है? आगे भी कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। 29वां क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। अब ना एक दो मैप और कार्टून और डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट हमें कितना देर हो गया लाइव करते हुए, हमारा नेक्स्ट लाइव भी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 52 मिनट हो चुके हैं हमें लाइव करते करते। और 52 मिनटों में हमने कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिया और काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया हमने बच्चों। अगर हम आगे बात करें तो मैप, कार्टून वगैरह कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और लाइक का टारगेट है हमारा 207 लाइक्स का। यहाँ पर 44 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक के टारगेट तक कंप्लीट करवाइए बच्चों, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर कुछ कार्टून वगैरह देख लेते हैं। ये वाला कार्टून देखेंगे बच्चों एक बार, इंग्लिश में भी निकाल लेता हूँ ताकि हम देख सकें इसको। चलिए जस्ट अ सेकेंड, इंग्लिश में निकाल लेते हैं एक बार इसको। हाँ, ये रहा। तो ये कार्टून हमें क्या बताता है? ये तो बहुत सही रहेगा ना, आप बताएंगे मुझे इसके बारे में कि ये कार्टून जो है वो क्या है, किससे संबंधित है कोई नौजवान जो बता सके ये कार्टून किससे संबंधित है? देखें जरा, कौन सा बच्चा बता पाता है? यह कार्टून किससे संबंधित है? जस्टिस से संबंधित है। ओके, और कोई नौजवान? और कोई नौजवान जो बताना चाहे यहाँ पर? चलिए परफेक्ट। ओके, चलिए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से कैसे संबंधित हो जाएगा ये? जस्टिस सिंह, अच्छा चलिए परफेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अच्छा ट्राई कर रहे हैं। इस कार्टून में अगर आप देखेंगे तो 4 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से फीमेल्स और मेल दोनों है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, गिव जस्टिस, वर्ल्ड्स वर्स्ट डिक्टेटर्स, टॉप ह्यूमैनिटी, जैसे कि ह्यूमैनिटी करके, एंड डाउन डाउन, इस तरह से करके यहाँ पर बातें बताई गई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त कार्टून कौन सी अवधारणा से संबंधित है? तो नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट, उपयुक्त कार्टून में दर्शाए गए लोग कौन है? तो वो प्रवासी लोग हैं। कौन है बच्चों? प्रवासी लोग। नेक्स्ट, नागरिकों के कोई 2 बुनियादी अधिकार लिखिए। तो मतदान करने का अधिकार नागरिकों के पास होता है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार होता है, और शिक्षा पाने का अधिकार यहाँ पर नागरिकों के पास होता है। क्लियर है बच्चों? ये अधिकार किसके पास होते हैं? नागरिकों के पास। ओके, अगला, किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ी गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया? तो अफ्रीका की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और अफ्रीका देश से संबंधित ये हमारे नेल्सन मंडेला जी, जो कि एक महान व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, और महान लीडर्स में से एक थे बच्चे आपके।
ओके।